चलें सर इब्तिदा करते हैं। अब तक जो हमने पढ़ लिया था पिछली क्लासों में उसको रिवाइज करेंगे, फिर इंशाल्लाह बढ़ेंगे आगे। भाई अब तक हमने क्या पढ़ा था पिछली क्लासों में? IFRS 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट, उसको हमने सबसे पहले सर पढ़ा था। इसकी वजूहात क्या थी कि डिफरेंट सेगमेंट्स का प्रॉफिट हमारे सामने खुल कर आ जाए। सर फिर हम आगे बढ़े। IFRS 8 में और हमने क्या पढ़ा था सर? IFRS 8 में हमने पढ़ा था स्कोप। स्कोप में क्या पढ़ा था सर हमने? कि ये लिस्टेड कंपनीज पे अप्लाई होगा और कंपनीज अबाउट टू बी लिस्ट पे अप्लाई होगा। सही है सर। सर और इसके बाद एनुअल और इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर एनुअल का मतलब क्या है? जो हमने कहा कि सर साल में एक दफा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं। इंटरिम साल में कितनी दफा बनते हैं मेरा बच्चा? 3 मरतबा। सही है सर। और वो 3 मरतबा कब कब होता है? फर्स्ट क्वार्टर। ग्रुप 2 में मेरा बच्चा लिंक नहीं आया है। चले मेरा बच्चा, तो हमने कहा फर्स्ट क्वार्टर और हाफ ईयर और थर्ड क्वार्टर होता है हमारे पास। सर फिर मैं आगे बढ़ा और आगे बढ़ते हुए हमने और क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि सर अगर कंसोलिडेटेड अकाउंट्स और पेरेंट के इंडिविजुअल अकाउंट साथ बनते हैं तो डिस्क्लोजर सिर्फ और सिर्फ किस में जाएगा? कंसोलिडेटेड में जाएगा, पेरेंट के इंडिविजुअल में। सर फिर मैं मजीद आगे बढ़ा और मजीद आगे बढ़ते हुए हमने क्या पढ़ा? ऑपरेटिंग सेगमेंट। ऑपरेटिंग सेगमेंट क्या होता है? जिसके अंदर कितनी बातें हो? 3 बातें हो। पहली बात सर हमने कहा उसके अंदर एबिलिटी हो अपने एक्सपेंसेस की भी और अपने रेवेन्यू कमाने की भी। दूसरी बात CODM रेगुलरली देखता हो। CODM क्या होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यूजुअली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही इसके अंदर होते हैं। सर फिर और आगे बढ़े। तीसरी डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मुझे बताओ क्या HR का डिपार्टमेंट ऑपरेटिंग सेगमेंट हो सकता है? क्यों नहीं? सर एक स्टार्टअप ऑपरेशन जिसने अभी कमाना शुरू नहीं किया, क्या वो ऑपरेटिंग सेगमेंट हो सकता है? यस सर। एबिलिटी की बात है। फिर और आगे बढ़े और क्या पढ़ा था हमने सर? हमने कहा कि सर एग्रीगेशन क्राइटेरिया। इससे पहले हमने पढ़ा था सर मीट 1 के अंदर जो चर्बी है, बाकी जो खाल वाला सेगमेंट है वो ऑपरेटिंग सेगमेंट होगा क्योंकि उसको यूजुअली उसके अलग से अकाउंट्स मेंटेन। सर फिर मैं मजीद आगे बढ़ा था और क्या पढ़ा मैंने? एग्रीगेशन क्राइटेरिया। व्हाट डू वी मीन बाय एग्रीगेशन क्राइटेरिया? 5 उसमें सिमिलर हो। सर वो 5 कौन कौन से होते हैं? नेचर ऑफ गुड्स एंड सर्विस सेम हो। दूसरा प्रोडक्शन प्रोसेस। तीसरा टाइप और क्लास ऑफ। चौथा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। 5वां हमने कहा रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। ये 5 में अगर सेम हुआ तो हमने कहा हम एग्रीगेट कर देंगे। यूनिलीवर के 41 कितने में एग्रीगेट हो गए? 3 के अंदर एग्रीगेट हो गए। सर फिर हम और आगे बढ़े और आगे बढ़ते हुए हमने क्या पढ़ा था बच्चा? जल्दी बताएं। नहीं सर हमने पढ़ा था ये 5 अगर इनमें सेम है उसके लिए वो एक हिंट के तौर पे वर्ड यूज करेगा, सिमिलर, इकोनॉमिक, कैरेक्टरिस्टिक। सर फिर मैं मजीद आगे बढ़ा था और मैंने क्या पढ़ा था? रिपोर्टेबल सेगमेंट। रिपोर्टेबल सेगमेंट हमने कहा 3 में से एक भी क्राइटेरिया मीट हो गया रिपोर्ट कर दो। पहला क्राइटेरिया सर उसके अपने रेवेन्यू होने चाहिए। कितने? 10% ऑफ ऑल रेवेन्यू में इंटरनल भी आएगा और एक्सटर्नल भी आएगा। सर दूसरा क्राइटेरिया सर उस सेगमेंट के एसेट्स जो हैं वो टोटल एसेट्स का 10% या उससे ज्यादा हो। तीसरा प्रॉफिट वाले सेगमेंट्स को अलग करो, लॉस वाले सेगमेंट्स को अलग करो। सम ऑफ प्रॉफिट सम ऑफ लॉसेस में से जो भी हायर होगा उसको लोगे और फिर आप उसको इंडिविजुअल सेगमेंट के प्रॉफिट और लॉस से कंपेयर करोगे, साइन को इग्नोर करके। ये हमने पढ़ा था और इसकी मदद से हमने रिपोर्ट टेबल भी निकाल लिए थे। सर आज की क्लास में क्या करेंगे?
आज की क्लास का एजेंडा है सर हमारे पास वाइल्ड कार्ड एंट्री एक कॉन्सेप्ट और दूसरा कॉन्सेप्ट है डिस्क्लोजर्स। आज की क्लास में तकरीबन प्रैक्टिस वाइज ये स्टैंडर्ड बचेगा, लेकिन कॉन्सेप्चुअली इंशाल्लाह हम इसको खत्म कर देंगे। तो चलें सर इब्तिदा करें। जी यूनुस साहब ले सकते हैं, थोड़ा सा उनको बस हमारे साथ रहना होगा। ऑनलाइन वाले बच्चों कोई चीज जब मैं पढ़ा रहा हूं और आप चाहते हैं कि आपका क्वेश्चन, वैसे मेरी कोशिश होती है सारे ले लूं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका क्वेश्चन मिस ना हो तो जब मैं पढ़ा रहा हूं तो आप उस वक्त ना करें, लेकिन जब जैसे ही मैं लैपटॉप की तरफ वो आप क्वेश्चन अपना रेज कर सकते हैं, उससे इंशाल्लाह आपका क्वेश्चन मिस नहीं होगा। सर इसके अंदर थ्योरी आती है, आ सकती है, इसके अंदर थ्योरी वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, इन अ सेंस कि ये कैसे पूछ सकता है कि भैया आइडेंटिफिकेशन बता दो थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। चले मेरा बच्चा हैंड आउट पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर, आज बहुत सारा होमवर्क भी आपको मिलेगा, सही है सर। क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 6 पे आ जाएं और इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर लिख भी दें लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चन। लिखा हुआ है KS and TNS Limited, a listed companies engaged in chemicals, soda ash, polyester, paints and फार्मा बिजनेसेस। एक लिस्टेड कंपनी है जो 5 तरह के बिजनेस कर रही है। सर पाकिस्तान में वैसे एक्नॉलेज के जैसे कौन सी कंपनी करती है? ICI। आ जाए सर, ICI ये काम करती है। रिजल्ट्स ऑफ ईच बिजनेसेस फॉर द साल एंडेड 31 मार्च 2015 आर एज फॉलो। सेल्स बता दी, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एसेट्स और लाइबिलिटीज। फिर कह रहा है बिजनेस सेगमेंट, सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट सब कुछ बता दिया आप लोगों को। फिर कह रहा है इंटर सेगमेंट सेल बाय केमिकल टू पॉलिस्टर एंड सोडा एश इज रुपीज 28 million एंड 48। ओह मैं अच्छा, मेरे पास मुझे लगता है पिछला वाला हैंड आउट है। तुम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा पढ़ रहे हो? 11। और तुम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 12 आ रहा है? तुम लोग 10 पढ़ रहे हो? अच्छा मैं तुम लोग अपने पास आ जाओ 10 पे। 10 बिल्कुल सेम ही है, 10 पे आ जाओ, जल्दी से 10 पे आ जाओ। जो तुम लोगों के पास 10 है सब कुछ सेम है, क्योंकि सर इसके अंदर केमिकल्स की सेल्स कितनी आ रही है? 1790। बस ये वाला हम करेंगे। इंटर सेगमेंट सेल बाय केमिकल्स टू, मैंने अपने पास शायद पिछली अटेम्प्ट वाला खोल लिया है जो कि इस दफा अपडेट किया हैंड आउट, तो तुम लोगों के पास है। इंटर सेगमेंट सेल बाय केमिकल्स टू पॉलिस्टर एंड सोडा एश इज 28 million एंड respectively at a contribution margin of, sir what is contribution margin? sales minus variable। जिन्होंने कॉस्टिंग नहीं पढ़ा अभी वो इसको अज्यूम करेंगे जैसे ये ग्रॉस प्रॉफिट है। कौन सा प्रॉफिट है? इसने कहा भैया ग्रॉस प्रॉफिट है 30%। ठीक है, हमने कहा बेस्ट हो गया। सर इसके बाद भी एक पैराग्राफ है, उसको आपने इग्नोर करना है फिलहाल, जैसे जिंदगी में लोगों ने आपको किया हुआ है, ठीक है, तो उसको अभी आप लोग कर देंगे इग्नोर। अब तक हमने यहां तक सवाल किया है, कॉपी किसी ने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ मेरी हेल्प करनी है। IFRS 8 का मैंने आपको कल बताया था कितनी तरह के सवाल आ सकते हैं? 3 तरह के सवाल। कौन कौन से? आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्लोजर, एरर्स। अब हमने कहा सर ये सवाल किसका है?
आइडेंटिफिकेशन भी इसकी रिक्वायरमेंट है और रिक्वायरमेंट बी क्या है? डिस्क्लोजर भी है। अब आ जाएं सर, कॉपी कोई नहीं करेगा, सब मेरी हेल्प करेंगे। सर मुझे बताएं सबसे पहले, इस सवाल में देखो थोड़ी सी कॉमन सेंस है, कुछ इसका स्ट्रक्चर थोड़े से हटके। सर इधर हमें ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, ऐसा ही है। इसने हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं दिया हुआ। अब मेरा आपसे सवाल है, जो थ्रेशोल्ड के 3 क्राइटेरिया ना, एसेट बेस्ड, रेवेन्यू, तो जो प्रॉफिट बेस्ड क्राइटेरिया है वो किस पे अप्लाई करोगे? वो प्रॉफिट बेस्ड ग्रॉस प्रॉफिट पे या ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे? कितने लोग कह रहे हैं ग्रॉस, कितने लोग कह रहे हैं ऑपरेटिंग? सर ऑपरेटिंग पे करेंगे, सही है। लर्निंग आउटकम लिखो, प्रॉफिट बेस्ड क्राइटेरिया, प्रॉफिट बेस्ड क्राइटेरिया should be applied to, profit based criteria should be applied to operating expenses, operating profit should be applied to operating profit. चले सर, अब सबकी तवज्जो इधर, हैंड आउट किस किस के पास नहीं है? पीछे दे दे। क्वेश्चन नंबर 10 करने आपके हैंड आउट पे। सर सबसे पहले क्या काम करेंगे हम जब भी आइडेंटिफिकेशन वाला सवाल आएगा? थ्रेशोल्ड करेंगे, थ्रेशोल्ड निकालेंगे। और थ्रेशोल्ड जो है वो क्या है हमारे पास? सर पहला, किसी भी सेगमेंट को रिपोर्टेबल सेगमेंट कब कहेंगे? जब उसका रेवेन्यू 10% या उससे ज्यादा हो तमाम सेगमेंट्स के रेवेन्यू का, ऐसा ही है। अब आ जाएं सर, हमने कहा रेवेन्यू का थ्रेशोल्ड, टोटल रेवेन्यू कितना है? 2732। टोटल रेवेन्यू है हमारे पास 27, इसका 10% 273.2, ऐसा ही है। अभी कॉपी नहीं करना मेरा बच्चा। दूसरा, एसेट्स, हमने कहा सर एसेट्स कितने? टोटल कर लिया आपने? 1455। इसका अब हमने कहा सर दो थ्रेशोल्ड हमारे पास निकल करके आ गए। वो सेगमेंट जिसका रेवेन्यू 273.2 से ज्यादा होगा वो रिपोर्टेबल है, और जिसके एसेट्स 140। अब सर इसमें एक और चीज भी होगी, वो क्या होगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना पड़ेगा यहां पे, सही। इंटर सेगमेंट सेल्स बच्चे का सवाल है, सर नहीं आएगी, कुछ नहीं दिया हुआ, बाय डिफॉल्ट अज्यूम करेंगे इंटर सेगमेंट सेल्स जिसमें शामिल है 1790 के अंदर। जब वो हमें बता रहा है ना सेल्स, तो इसके अंदर हम अज्यूम कर रहे हैं शामिल है केमिकल्स की, पॉलिस्टर को भी और सोडा ऐश को भी, सही है सर, बाय डिफॉल्ट। आ जाएं, अब आ जाएं सर वर्किंग वन। वैसे ये सवाल सीए फाइनल का था, आई के अपने इसको आपकी क्वेश्चन बैंक में भी डाले और नई वाली स्टडी टेक्स्ट में भी डाले। अभी कोई कॉपी नहीं करेगा, सब बोर्ड पे देखेंगे। सर वर्किंग वन हमें चाहिए होता है तीसरा क्राइटेरिया, उसके लिए क्या चाहिए होता है हमें? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सर निकाल देंगे, बिल्कुल निकाल देंगे। केमिकल्स कितना है? सोडा ऐश, पॉलिस्टर और पेंट्स और फार्मा। सर ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब सुनना, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा बच्चा सुनना, मैं आपको बता रहा हूं आप लोग क्या गलती करते हैं जब भी इस किस्म की कोई वर्किंग करनी होती है ना। आप लोग ग्रॉस प्रॉफिट अलग से एक पूरे सारे कॉपी मारते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का एक अलग से कॉलम बनाते हैं, फिर इनको माइनस करके बताते हैं। अब पेपर में आपका टाइम जाया हो रहा है। आपने ऊपर बता दिया कि भाई मैंने
ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकाला? आपने कहा ऑपरेटिंग प्रॉफिट का उसको आपने फॉर्मूला दे दिया कि इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस। अब आप डायरेक्ट फिगर यहां पे लिखेंगे। पेपर में याद रखो, एक एक मिनट कीमती है, ये क्लास में सीखना है भाई। सही है सर? किस तरीके से पेपर में परफॉर्म करना है, बच्चा स्ट्रगल करता है 3 घंटे में, तो वो यहां पर सीखेंगे। बताएं जी। 1038 सिर्फ आपकी समझ के लिए, सिर्फ एक में मैं लिख रहा हूं यहां पर। कैसे फिगर आई? 1101 माइनस 60 सोडा ऐश 60 25 10 टोटल। अब सुनना मेरा प्यारा बच्चा यहां पर, सर अगर यहां पर कोई लॉस आता तो हम उसको अलग करते। सपोज करो अगर एक केमिकल में लॉस होता तो हम इसको अलग करते, इन सबका टोटल करते, फिर हम कहते हैं कि लॉस हायर आ रहा है, साइन को इग्नोर करें, इसके 10% लेते। लेकिन यहां पर किसी में भी लॉस, तो हमारे पास हम क्या लेते हैं? हायर ऑफ सम ऑफ प्रॉफिट या सम ऑफ। तो यहां पर हमने काम ले लिया हायर ऑफ में सम ऑफ प्रॉफिट्स। सम ऑफ प्रॉफिट्स कितना आ गया? एक ही चीज थी, तो हमने कहा सर प्रॉफिट्स कितने हो गए? 1152 मल्टीप्लाई बाय कितना? चले सर, अब हम आएंगे और बाकी वर्किंग्स की तरफ जाएंगे। हमने कहा सेगमेंट का नाम देखते हैं, इनमें से कौन सा रिपोर्टेबल आता है। केमिकल्स, सोडा ऐश, पॉलिस्टर, पेंट्स और फार्मा। सर रेवेन्यू कितना है? 1790 216 227 247 252। हमने कहा सर एसेट्स 637 444 115 127 132। फिर प्रॉफिट या लॉस। सर प्रॉफिट या लॉस कितना है? हमने निकाला हुआ है 1038 60 25 10 19। ऐसा ही है। चले सर, अब सबकी तवज्जो इधर, और अब हम आएंगे रिपोर्टेबल के लिए। रिपोर्टेबल किस बेसिस पर है? सर पहले रेवेन्यू पे आते 273 पॉइंट। सिर्फ केमिकल है? सिर्फ केमिकल का रेवेन्यू 273.2 से, इनमें से बाकी कोई भी नहीं है। पहली अटेम्प्ट सबकी लग गई, दूसरी अटेम्प्ट पे गए एसेट्स 145 पॉइंट। केमिकल्स तो था ही था। हमने कहा सर इसके अलावा सोडा ऐश भी आ गया, ऐसा ही है? बाकी कोई आया नहीं सर। सर फिर आते हैं प्रॉफिट, सिर्फ और सिर्फ केमिकल्स। प्रॉफिट की बेस पे सिर्फ और सिर्फ क्या है? केमिकल्स। तो हमने कहा सर ये आ गया प्रॉफिट की बेस पे भी, बाकी सारे क्या हो गए? नॉट रिपोर्टेबल। नॉट रिपोर्टेबल, नॉट रिपोर्टेबल। अब सर क्या सवाल यहां पर खत्म हो गया? नहीं सर, अभी डिस्क्लोजर है, लेकिन डिस्क्लोजर से पहले शायद कुछ और भी है। यहां तक कॉपी करें फिर बढ़ेंगे आगे। यहां तक मेरा बच्चा कॉपी करेंगे, फिर हम बढ़ेंगे आगे। ऑनलाइन वाला बच्चा मेरे साथ है? बस सलमान बेटा अभी हुई है, हमने कुछ वो नहीं किया जो पिछली क्लास में क्या हुआ था वही सब तक। लाइब्रेरीज का क्या करना है? इग्नोर। फिलहाल करेंगे लाइब्रेरीज का, कुछ करेंगे डिस्क्लोजर में। फिलहाल क्या करना है? इग्नोर। आप इसके बाद हम जो कॉन्सेप्ट लेंगे वो शायद होगा वाइल्ड कार्ड एंट्री।
क्यों उस्मान, क्लियर नहीं है बच्चा? बेटा इंटर सेगमेंट सेल का अभी कुछ भी नहीं करेंगे, ये डिस्क्लोजर पर्पस के लिए। तो दूसरा पैराग्राफ है। ऑनलाइन वाले बच्चों बेटा बोर्ड क्लियर है? कर लिया कॉपी? करें करें, आराम से कॉपी करें, सुकून से करें सर। फिर सोचें वाइल्ड कार्ड एंट्री क्या होती है। हाय बाबर आउट हो गया। अरे क्या पागल, इन चीजों में नहीं किया कर क्यों जज्बाती हो जाता है? सर देखें जज्बाती नहीं हो रहे, आपकी जिंदगी का मैच आईकेप के साथ हो चुका है, उसका रिजल्ट अभी आना बाकी है। और इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आएगा। FAR1 में मैं काफी होपफुल हूँ। FAR1 कॉस्टिंग वगैरह ओवरऑल खैर कॉस्टिंग में भी होपफुल हूँ। देखिए कॉस्टिंग के बारे में आप एक बात याद रखिए, कॉस्टिंग का पेपर जैसा भी है रिजल्ट हमेशा यूजुअली बेहतर आता है बाकियों से। नहीं कॉस्ट अबे मुश्किल होता है तब अच्छा आ जाता है कॉस्टिंग का। 40% रिजल्ट कॉस्टिंग का जब मुश्किल होता है तब आ जाता है भाई। एक बात देखो, दुआ किया करो अल्लाह ताला पेपर ऐसा है जो मेरा पास हो जाए बस। देखें सर, एक बच्चा कह रहा है मैं FAR1 में 36 मार्क्स का पेपर छोड़कर आया था और उम्मीद हार गया था, बट पेपर क्लियर हो गया। देखो ये होता है एज अ टीचर। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पेपर के बाद फोन करके बोलते हैं सर पेपर 70 नंबर का क्या है समझ में, और लेकिन टीचर को यकीन होता है ये पास कर लेगा। और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो पूरे 100 नंबर का, सर बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन टीचर को डर होता है इसका रुक जाएगा यार। नहीं, मैं आपको बताऊं इसके पीछे रीजन क्या है। सर रीजन ये है कि जब टीचर को ना आपकी क्लास में जवाबों से, परफॉर्मेंस से कहीं ना कहीं कभी किसी को बता आइडिया हो जाता है कि कौन किस डायरेक्शन में जा रहा है। कुछ बच्चे होते हैं परफेक्शनिस्ट। मेरा एक स्टूडेंट था, उसने 70 नंबर का पेपर किया, मुझे फोन करता है सर 70 नंबर का। मैंने कहा बेटा पास हो जाएगा। बोला सर वो तो मुझे भी पता है पास हो जाएगा, बट मुझे गोल्ड मेडल चाहिए था। और वाकई में उस बच्चे के अंदर कैपेबिलिटी थी, वो 70 नंबर का करता था और मैं यकीन से कह सकता हूँ 65 नंबर का बिल्कुल ठीक किया होगा। वो थोड़ा स्लो चलता था लेकिन वो जो करता था। तो अपने आप को पहचाने, CA नाम है कि आप अपने आप को पहचान ले, क्योंकि अगर आपने अपने आप को पहचान लिया, आप यकीन माने आपके लिए जिंदगी पहचानो भाई किस टाइम तुमसे जो है ना तुम्हें पढ़ना आसान होता है। बहुत सारे बच्चे आते हैं, मैं बोलता हूँ भाई देखो कुछ लोग होते हैं जिनकी बचपन से आदतें होती हैं तो जिनको रात को वो ज्यादा जाग जाते हैं, डोपामाइन इफेक्ट उनके ऊपर। और कुछ बच्चे होते हैं जो सुबह में बहुत अच्छा, तो उस टाइम को पहचानो, उसमें मुश्किल चीजें करो। चले सर अब आते हैं वाइल्ड कार्ड एंट्री। वाइल्ड कार्ड एंट्री से आपके दिमाग में क्या आता है? क्या होता है भाई वाइल्ड कार्ड एंट्री? अनएक्सपेक्टेड, ओके। सरप्राइज मतलब कोई ऐसी एंट्री जिसको करवाया गया मतलब मजबूरी में, है ना सर। पाकिस्तान का जैसे अभी टेस्ट मैच में इसने कहा बाबर आउट हो गया। अब अगर बाबर आजम आउट हो गया तो आप कहें असद शफीक की डाल दें यहाँ पे वाइल्ड कार्ड एंट्री लाइन अप में कि शायद उम्मीद हो कि टेस्ट मैच बचा ले। मतलब देखा जाए तो वो इनिशियली नहीं था, क्राइटेरिया यूजुअली लोग मीट नहीं करते, लेकिन उनको बीच में से डाल दिया जाता है। इसको स्टैंडर्ड ने कहा है 75% रूल। मेरा अपना इसका नाम क्या है? वाइल्ड कार्ड। अब इसका कॉन्सेप्ट समझना। स्टैंडर्ड कहता है कि भाई
एक बात याद रखो कि जिसको तुम रिपोर्ट टेबल बना रहे हो, अब जैसे यहां पर रिपोर्ट टेबल कितने बन रहे हैं, केमिकल्स और, तो वो सेगमेंट्स जिनको तुम रिपोर्ट टेबल बना रहे हो उनकी सेल्स, टोटल सेल्स ऑफ द कंपनी एक्सक्लूडिंग इंटरनल सेल्स, उसका 75% या उससे। अब सबकी तवज्जो इधर, कॉपी कोई नहीं करेगा। मैं आपसे पूछूं इस रेवेन्यू का टोटल करें, आपने क्या भाई कितना है टोटल रेवेन्यू, कितना है 2732। मुझे बताएं इसके अंदर इंटरनल कितना शामिल है, हमने अज्यूम किया इसके अंदर इंटरनल शामिल है, कितना है 28 प्लस 10, ये कह रहा है 28 केमिकल्स ने एक को भेजा है, 10 एक को, कितना हो गया, माइनस कर दे कितना हो गया, टोटल बताएं कितना हुआ। सर सबकी तवज्जो इधर, सबकी तवज्जो इधर, 2694। सर मैं कह सकता हूं ये कंपनी की एक्सटर्नल सेल्स है, मानते हो, ये कंपनी की क्या है, एक्सटर्नल। 2732 टोटल सेल्स है, उसमें से 38 माइनस किया, ये एक्सटर्नल है जो कि कंपनी ने बाहर बेची है। अब हम रिपोर्टेबल किसको बना रहे हैं, केमिकल और। अब हमने कहा सर केमिकल की सेल्स कितनी है, केमिकल की आ रही है 1790। सर इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं इंटरनल केमिकल की, कितनी है, हम निकाल चुके 38, कितना बचा, 1752। मैं कह सकता हूं ये केमिकल की एक्सटर्नल सेल्स है। यस सर, ये केमिकल की कौन सी सेल्स है, एक्सटर्नल सेल्स है। फिर मैं इसमें क्या ऐड कर दूंगा, सोडा ऐश, क्या ऐड कर दूंगा, सोडा ऐश, कितना है वो, टोटल कितना हो गया 1752 प्लस 216, कितना 1968। अब सबकी तवज्जो भाई, हमारे रिपोर्टेबल सेगमेंट्स हैं केमिकल और स्टैंडर्ड कह रहा है जो केमिकल और सोडा ऐश की एक्सटर्नल सेल्स है वो कंपनी की एक्सटर्नल सेल्स का 75% या उससे। अब हम चेक करते हैं भाई, अब हमने कहा सर 75% रूल को अप्लाई कर लें, कैसे, एक्सटर्नल सेल्स ऑफ रिपोर्टेबल सेगमेंट्स, RSS रिपोर्टेबल सेगमेंट्स, RSS डिवाइडेड बाय टोटल एक्सटर्नल सेल्स, भाई कितना हो गया। अब आपने कहा सर इंटू 100, 1968 डिवाइडेड बाय इंटू 100, कितना आया, हमने कहा स्टैंडर्ड 75% तो नहीं बन रही। स्टैंडर्ड कह रहा है भाई तुम जिसको मटेरियल कह के अलग से रिपोर्ट करोगे उनकी चीजें, उनकी सेल्स टोटल सेल्स का 75% बने। हमने कहा नहीं बन रही, अब क्या कहें, स्टैंडर्ड ने कहा किसी भी एक सेगमेंट को उठाओगे अब, और वो बेशक कोई क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा रेवेन्यू एसेट प्रॉफिट का, किसी भी एक सेगमेंट को उठाओगे और उसको रिपोर्टेबल बना दोगे और फिर चेक करोगे 75% क्राइटेरिया मीट हो रहा है या नहीं। अब हमने कहा सर ये किसी में किसको उठाए, आप बताएं किसी में किसको उठाना चाहिए, पॉलिएस्टर को या फार्मा। लॉजिक क्या था, अब देखो स्टैंडर्ड ने ये नहीं बताया, देखो स्टैंडर्ड ने कहा कि भैया रिपोर्टेबल सेगमेंट्स की निकालो एक्सटर्नल सेल्स, उसको कंपेयर करो कंपनी की टोटल सेल्स के साथ, 75% है तो ठीक है, नहीं है तो किसी भी एक सेगमेंट को उठाओगे और उसको रिपोर्टेबल बना दोगे, वाइल्ड कार्ड एंट्री दोगे। तो हमने कहा ठीक है भाई, अब किसको उठाए, स्टैंडर्ड ने कहा ये मैं नहीं बताऊंगा, एक चीज होती है उसका नाम है कॉमन। उसने कहा भाई किसको उठाना चाहिए, फार्मा। क्यों, सबसे ज्यादा एक्सटर्नल सेल्स बाकी फिर किसकी है, फार्मा की। जब सबसे ज्यादा एक्सटर्नल सेल्स फार्मा की है तो इसका मतलब है इसी को उठाना बनता है। अब इधर आ जाओ नौजवानों, हमने कहा सर अगर फार्मा को हम इसमें ऐड कर देंगे तो क्या गारंटी है कि 75% क्रॉस कर जाएगा, कर जाएगा। देखें हमने कहा 1968, ये मैं कंटिन्यू कर रहा हूं उसके नीचे 19
68 प्लस 252 डिवाइडेड बाई 26 इंटू 100 कितना हो गया? 82.4%। अब इधर देख लेना, तुमने जहां पर नॉन रिपोर्टेबल लिखा है इसको काटोगे और कहोगे ऑन दी बेसिस ऑफ वाइल्ड कार्ड। बेटा हमारा अल्फाज है, पेपर में नहीं लिखना, एग्जामिनर बोलेगा अलग मूड में आया है ये। ऑन दी बेसिस ऑफ 75% रूल, ये किस बेस पे रिपोर्टेबल बना है? बस ये आखिरी टेक्निकल चीज थी इसके अंदर डिस्क्लोजर से पहले। सर फिर समराइज करता हूं, आप लोग कॉपी भी करना। वाइल्ड कार्ड एंट्री 75% रूल क्या होता है कि भैया जो तुम्हारे पास नॉर्मल तरीके से रिपोर्टेबल आए वो चेक करो 75% उनकी सेल्स बन रही है एक्सटर्नल सेल्स कंपनी की। आपने कहा बन रही है, वेल एंड गुड, सवाल खत्म। नहीं बन रही, किसी भी एक सेगमेंट को उठाओ, उसको ऐड कर दो और फिर उसको ऐड करने के बाद देखो रिपोर्टेबल की सेल्स 75% बन गई। हाँ फिर बन गई तो यहां पर सवाल खत्म। यहां पर भी अगर नहीं बनती तो एक और को उठा लेते। सही है सर? कैसे हो सकता है 100%? कहीं ना कहीं तो बनेगा ना भाई, लॉजिकली समझा? कहीं ना कहीं तो बनेगा ना भाई 100% सेल्स में से। बिल्कुल ऐसा ही है सर। आईएफआरएस कह रहा है जिनको तुम डिस्क्लोज करोगे अलग से वो कम से कम टोटल सेल्स का कितना होना चाहिए? 75%। आपने कहा नहीं है तो आईएफआरएस ने कहा फिर भैया देख लो, तुम्हें करना तो है ये इतना। तो सर ये चीजें आसान है क्या? बहुत आसान है। आपने ये वर्किंग में शो करना है, 75% रूल में सिर्फ ये चीज शो करनी है। सही है? बाकी सब सर पेपर में अब तक इसका कोई कॉन्सेप्ट है 75% रूल का? नहीं सर, लेकिन आ सकता है। बिल्कुल याद रखो, ये भी वो चीज है जो अब तक टेस्टेड नहीं है, लेकिन टेस्ट देखो दो चीजें अब तक मैंने तुम्हें बताई, इसने टेस्ट नहीं की तुम्हारे लेवल पे। एग्रीगेशन क्राइटेरिया 75%, ये चीजें अपने पास नोट करते जाओ ताकि तुम्हें पता चले कि भैया ये चीजें अभी टेस्ट नहीं हुई लेकिन बाद फ्यूचर में कहीं हो सकती हैं। सर क्या ये हमारे सिलेबस का सबसे इजी टॉपिक है? नहीं सर, इसमें भी एग्जामिनर आपको पता है घुमा सकता है। देखो हर टॉपिक इजी भी, मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा मार्क्स गेनिंग टॉपिक है कंसोलिडेशन। सबसे आप ज्यादा पासिंग मार्क्स आसानी से उसमें लेंगे। कितने लोगों ने पेपर से एक दिन पहले पेपर जो है ये डिसाइड किया कि नहीं देना कल? कभी ऐसा हुआ है जिंदगी में? फिर दिया नहीं दिया? पेपर देख के होता है। कल एक बच्चा बता रहा था कि सर मेरी FR1 की तैयारी बिल्कुल ठीक थी, मिलने आया, बोला सर थोड़ा सा जाहिर सी बात है पैनिक अटैक हुआ था सुबह सुबह। बोला पेपर में गया, मेरे बराबर में लड़की बैठी और रोना शुरू, तो उसको देख के मुझे पैनिक अटैक आ गया कि पेपर वाकई में मुश्किल है। बोला हालांकि मुझे 2-3 सवाल इतने मुश्किल लगे नहीं, उसको देख के मैं घबराहट में आ गया पेपर में। बोला सर कर तो दिया है लेकिन जो है ना वो घबराहट मुझ में आ गया कि पेपर वाकई में मुश्किल है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सही है, लेकिन सर याद रखें सीए में अक्सर ऐसा होता था कि मैंने एक पेपर में, मुझे याद है, अपने दोस्त को यहां तक कहा कि कसम से मुझे लग रहा है ऐसी तैयारी है जैसे बीकॉम का पेपर देने जा रहा हूं, लेकिन अल्लाह ने निकलवा दिया। सही है, अल्लाह ने निकलवा दिया। क्योंकि मैंने कहा कि सर कभी भी यार ये तुम लोग को लिबर्टी हासिल है तो तुम लोग उसका गलत फायदा उठाती हो, दूं ना दूं पेपर। हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं था। हम लोग होता था बेटा पास हो, पेपर नहीं दिया ना तो आप जैसे आप लोगों के साथ भी इस अटेम्प्ट से मोस्ट प्रोबेबली एप्लीकेबल हो जाएगा कि 3 पेपरों में कम से कम अटेंडेंस लगाना जरूरी है। एक भी पेपर में अगर आप ने अटेंडेंस नहीं लगाई, मतलब आईकेप कह रहा है 3 का रेवेन्यू आना चाहिए भाई मेरे पास। सही है, अगर एक भी पेपर में आपने अटेंड और 3 का रेवेन्यू सिर्फ मेरे पास नहीं, सही है, सिर्फ मेरे पास नहीं, जो तुम सुबह आओगे रिक्शे में गाड़ी में, मतलब इकोनॉमी का भला चाह रहा है वो सबको मिले, अटेंडेंस जरूरी हो गई है सर।
तो याद रखें सर, ये चीजें आईकेप क्यों ला रहा है, क्योंकि मैंने आईकेप से बड़ी डिस्कस लोगों से का यार मसला ये है कि बहुत सारे बच्चे नॉन सीरियस एटीट्यूड के साथ आते हैं, 2 अटेम्प्ट में 1 पेपर देते हैं और आईकेप को बुरा भला कहते हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं कि अब लोग सीरियस हो जाएं। चलें सर, कर लिया कॉपी। अब हमने कहा सर हमारे पास रिपोर्ट टेबल कौन से बने, केमिकल, सोडा ऐश और फार्मा। अब सर क्या करना है हमें, अब ये 3 तो रिपोर्ट टेबल बन गए, अब हमें क्या करना है अगला काम। सर अगला काम, अब हम जाएंगे डिस्क्लोजर्स की तरफ। इसके कितने डिस्क्लोजर बनते हैं, 2। याद रखना इसका डिस्क्लोजर वाला सवाल एक मर्तबा फाइनल अकाउंट्स के साथ मिलके आ चुका है, सही है सर। आमिर बेटा नहीं सर, 75%, इसके अंदर लर्निंग आउटकम भी लिखा हुआ है कि जो है आपका 75% रूल इज अप्लाइड। ये 11 के ऊपर लिख दिया गया है, इसके ऊपर आप लिख दें क्वेश्चन नंबर 10 पे 75% रूल, जो आप लोगों के पास बच्चों ग्रुप में भी हैंड आउट है, उसमें 11 के ऊपर लिख दिया गया है, इसको क्वेश्चन नंबर 10 पे कर दें कि एप्लीकेशन ऑफ 75% रूल। लिख दिया। चले सर, अब हम बनाएंगे इसके डिस्क्लोजर्स। सर डिस्क्लोजर्स में क्या होगा, डिस्क्लोजर्स में 2 डिस्क्लोजर है, एक आपको बहुत जल्दी आराम से पास करवा देगा, दूसरा भी करवा देगा। डेटा आप सबके सामने है अब, और हम इसके दोनों डिस्क्लोजर सर अभी बनाएंगे, बिल्कुल इंशाल्लाह अभी बनाएंगे। आज फैजान नहीं आया, कहाँ है? फैजान का दोस्त, जिगरी दोस्त तो बैठा हुआ है, कहाँ है भाई? आ जाए सर, खामोशी आ जाए, क्यों जज्बाती हो जाते हो बेचारे यार, मतलब आ जाए सर। अब आएंगे इसके डिस्क्लोजर्स की तरफ। इसके 2 डिस्क्लोजर्स हैं, इसके 2 डिस्क्लोजर्स हैं। पहला डिस्क्लोजर है जिसमें हम जब से अपन पढ़ रहे हैं कि अलग से डिस्क्लोज करना है, अलग से डिस्क्लोज करना है, तो भाई अलग से क्या डिस्क्लोज करना है, अब ये इंपॉर्टेंट है। तो सर अलग से डिस्क्लोज करनी है कुछ इंफॉर्मेशन। पहला डिस्क्लोजर बिल्कुल सेम है, आप लोग मेरे साथ साथ नहीं बनाएंगे, पहले मुझे देखेंगे फिर उसको प्रॉपर कॉपी करेंगे। अगला डिस्क्लोजर थोड़ा सा, भाई पहला डिस्क्लोजर की सर एक हेडिंग होती है, डिस्क्लोजर और नोट एक ही चीज है, बिल्कुल एक ही चीज है, कोई भी हेडिंग दे दें। हम इसका डिस्क्लोजर नंबर, नोट नंबर क्या डाल देते हैं, 40। ऑपरेटिंग सेगमेंट्स के नाम से आएगा, ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। अब सर इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हमारे पास 3 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स हैं जिनको डिस्क्लोज करना है। कौन कौन से? केमिकल्स, सोडा ऐश, फार्मा, और एक आ जाएगा अदर्स। क्या आ जाएगा सर? अदर्स। अब सर इनके बारे में क्या डिस्क्लोज करना है? रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर्स, रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर्स, रेवेन्यू फ्रॉम इंटरनल कस्टमर्स। सर और क्या करना है? टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू ये आपने बताना है। फिर अदर मटेरियल इंफॉर्मेशन के नाम से आएगा, अदर मटेरियल इंफॉर्मेशन, और उसमें सर क्या आएगा? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस
ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग रेवेन्यू कहां पहुंच गया, एसेट्स और लाइबिलिटीज। अब लाइबिलिटीज यहां पर आएंगी सर। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर। देखिए हमें टोटल रेवेन्यू तो सबका पता है ना, और ये एक टोटल वाला कॉलम भी होगा इसमें। सर टोटल रेवेन्यू इसका था 1790, इंटरनल कितना था 38, 17 सोडा एश सारे का सारा एक्सटर्नल था, कितना था 216। पॉल फार्मा 252। अदर्स हमने कहा सर 474। ये अदर्स में कौन कौन से दो आपने ले लिए, पॉलिस्टर एंड पेंट्स, ऐसा ही है सर। कितना हो गया 474। टोटल कितना हो गया भैया 27, ये 2694 होगा और ये 38, 2732। सारी इंफॉर्मेशन कहां से डालनी है सवाल से, हमेशा ऐसे ही होगा। यस सर ये डिस्क्लोजर बहुत ज्यादा आसान है। फिर आए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सवाल में गिवन है क्या 63, 57, कितने 12, 39 कैसे 23 प्लस 16। सवाल में टोटल कितना हो गया 171। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल चुके हैं 1038, 60, 19, 35, 1152। एसेट्स सवाल में गिवन है यस सर 637, 444, 132, 115 प्लस 127 242, 1455। लाइबिलिटीज 442, 355, 98, 94 प्लस 202 10। बस सर ये हमारा बन गया इसका पहला। आपने जिनको रिपोर्ट टेबल बताया उनका रेवेन्यू अलग से बता दिया, उनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एसेट्स और लाइबिलिटीज। ये डिस्क्लोज कराने के लिए उसने हमसे पहले क्या किया, ऑपरेटिंग सेगमेंट आइडेंटिफाई करवाए, फिर एग्रीगेट करवाया, फिर रिपोर्ट टेबल बनवाए, वाइल्ड कार्ड लगवाए और बस हमसे ये डिस्क्लोज करवा दिया। लेकिन ये एक चीज है, ये आसान है। पासिंग मार्क्स अप्रोच जो हम सीखेंगे ना क्लास में, तो ये पासिंग मार्क्स अप्रोच की पहली कड़ी है। सही है सर, ये आपको डिस्क्लोजर आसानी से हो जाएगा। दूसरे में थोड़ी सी टेक्निकलिटी है, ये कॉपी कर लें। चले सर हमारे आगे कर लिया बच्चों ये कॉपी। सर फिर रिपीट कर रहा हूं, पेपर में इंशाल्लाह ये आपको जो है पास करवा देगा। ये डिस्क्लोजर में कुछ भी नहीं है, सवाल से उठा के डेटा खाली इनकॉर्पोरेट करना है। चले सर कर रहे हैं, कॉपी करें सुकून से। बेटा इंटरनल रेवेन्यू को इसलिए कंसीडर नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम अलग से शो कर रहे हैं। 75% में इंटरनल को इसलिए नहीं कंसीडर कर रहे क्योंकि इंटरनल सर इंटरनल मैनेजमेंट के हाथ में होता है कि थोड़ा सा कम ज्यादा कर सकती है। प्रॉफिट की परसेंटेज ज्यादा डाल दी, बढ़ गया वो, इसीलिए उसको कंसीडर। भाई इंटरनल क्या एक डिवीजन दूसरी डिवीजन को बेच रही है ना,
इंजन वाला डिवीजन बेच रही है असेंबली वाली डिवीजन को, जो इंजन बना रही है डिवीजन वो बेच रही है जो गाड़ी को असेंबल कर रहा है। हो सकता है सारा प्रॉफिट वहां पे ट्रांसफर हो जाए। चले सर, यहां तक क्लियर है। अब मेरा आपसे एक मासूमाना सवाल है, सर कंपनी की एक बैलेंस शीट बनी होगी और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना होगा ना। बैलेंस शीट बनती है जैसे, सर क्या बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ये जो फिगर्स है टोटल वाली, ये मैच करेंगी? ये मैच करेंगी? नहीं। क्यों? अब मैं आपको लॉजिक और रीजन बताता हूं। सर इसलिए मैच नहीं करेंगी क्योंकि सर आपका ये जो टोटल रेवेन्यू है 2732, क्या ये रेवेन्यू जा रहा होगा प्रॉफिट एंड लॉस में? नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस में कौन सा जाएगा? इंटरनल रेवेन्यू तो आप नहीं जाएगा, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू थोड़ी है। कंपनी का रेवेन्यू क्या होता है? जो मैंने बाहर किसी को बेचा, है ना। दो भाइयों ने आपस में कोई एक ट्रेडिंग कर ली, एक भाई ने 20 रुपए का मार्केट दूसरे को 30 रुपए में बेच दिया, तो घर का रेवेन्यू थोड़ी है भाई, वो ये तो आपस का रेवेन्यू है ना, घर के अंदर ही। 2694। दूसरा सर ये 171 सेगमेंट्स के एक्सपेंसेस हैं, ऐसा ही है क्या? कंपनी में ऑपरेटिंग सेगमेंट के अलावा कोई और डिपार्टमेंट हो सकते हैं? सर एचआर डिपार्टमेंट ऑपरेटिंग सेगमेंट की डेफिनेशन मीट। आप में से बहुत सारे लोग जाएंगे रिपोर्टिंग में, इंटरनल ऑडिट में। आपका डिपार्टमेंट ऑपरेटिंग सेगमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि आपका डिपार्टमेंट का रेवेन्यू नहीं है, लेकिन कंपनी को खर्चा तो है ना। आप फ्री में काम करेंगे, आपकी सैलरीज होंगी, सही है, आपकी सैलरीज होंगी, आपके अदर बेनिफिट्स होंगे। कंपनी हल्ले गुल्ले पार्टी के लिए जाएगी तो आप लोग भी जाएंगे, तो वो सब खर्चे कहां जाएंगे? तो ये कंपनी के ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो नहीं है जो पीएनएल में आ रहे हैं। इसी तरीके से ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी वो नहीं है, एसिड्स भी नहीं है, क्योंकि सर ये सेगमेंट्स के एसिड्स हम बता रहे हैं। कंपनी में ऑपरेटिंग सेगमेंट के अलावा भी एचआर डिपार्टमेंट, अपना आईटी डिपार्टमेंट, ये सब होते हैं, इनको भी लैपटॉप्स दिए हुए होते हैं। तो सर इनको जो लैपटॉप्स दिए वो भी यहां पर शामिल नहीं है, तो सिर्फ सेगमेंट्स के है ना। सेम गोज विद लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज भी बाकी डिपार्टमेंट्स की होती हैं। एचआर वालों की अगर सैलरीज पेबल है वो भी यहां पर, देखो ये यूनिलीवर के तो या आईसीआई के डिफरेंट है, जो केमिकल्स के सेगमेंट में काम कर रहे हैं, सोडा में, फार्मा में, लेकिन जो हेड ऑफिस में काम कर रहे हैं वो अभी यहां पर शो। अब उनको शो करने के लिए स्टैंडर्ड कहता है अब तुम्हारा मकसद है, पहले तुमने शेयर होल्डर को यह बता दिया सेगमेंट्स की इंफॉर्मेशन क्या है। दूसरा मकसद, अब तुम्हें इनको रिकंसाइल करना है कंपनी की बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस के साथ। कंपनी की बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड, अब इधर देख लेना सर कैसे रिकंसाइल होगा। बहुत सिंपल है, दो इजाफी कॉलम आ जाएंगे। कितने कॉलम आएंगे इजाफी? दो। इस सर का नाम क्या होगा इस डिस्क्लोजर का? रिकंसिलिएशन बिटवीन ऑपरेटिंग सेगमेंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये हमने कहा कि सर रिकंसिलिएशन का काम, अब इसका जो टोटल वाला कॉलम होगा ना वो कंपनी की बैलेंस शीट और पीएनएल के साथ टाई होगा। अब आते हैं सर इसमें क्या हेडिंग्स होंगी। इसमें आप कहेंगे रिपोर्टेबल सेगमेंट्स। पहली हेडिंग क्या है? लॉजिक क्या कहती है? दूसरी क्या होनी चाहिए? नॉन रिपोर्टेबल सेगमेंट्स। सर रिपोर्टेबल, नॉन रिपोर्टेबल, तीसरी नहीं, अभी टोटल कर दूंगा तो बेटा रिकंसिलिएशन कैसी हुई?
अदर एडजस्टमेंट्स, और चौथी इंट्रा सेगमेंट एडजस्टमेंट। अब टोटल, अब सर ये वाला टोटल है, ये कंपनी की बैलेंस शीट और पीएनएल से टाई होगा, सही है सर। लेकिन अदर मटेरियल इंफॉर्मेशन है बेटा, फुरकान आ जाए सर। अब आए, सबकी तवज्जो इधर नौजवानों। अब मैं आपको पढ़वाऊंगा इसी सवाल का जो ये सवाल है हमारा, जो आपके हैंडआउट के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 10 है। एक पैराग्राफ जो मैंने छुड़वा दिया था वो, और उससे ऊपर वाली 2 लाइनें। इंटर सेगमेंट सेल बाय केमिकल्स टू पॉलिस्टर एंड सोडा ऐश इज 28 and 10 million respectively at a contribution margin of operating expenses include KTL's head office expenses amounting to rupees 75 million which have not been allocated to any segment। इसने कहा भैया 75 मिलियन के वो एक्सपेंसेस हैं जो किसी भी सेगमेंट में नहीं गए। हमने कहा बढ़िया है। फिर furthermore assets and liabilities amounting to rupees 150 million and 27 million have not been reported in the assets and liabilities of any segment। अब देखें सर, पासिंग मार्क्स अप्रोच के तहत पहला डिस्क्लोजर आसान था, दूसरे डिस्क्लोजर में वो काम पहले करने हैं जो कि पासिंग मार्क्स अप्रोच के हिसाब से आसान हो। इजी थिंग्स फर्स्ट। सीए में अगर ये याद रख लिया तो इंशाल्लाह मेरा बच्चा सीए आपका मुस्कुराते हुए हो जाएगा। रेवेन्यू, सबसे पहले आपने रेवेन्यू ले लेना है ये 3 टोटल जो रिपोर्टेबल का था। कितना रहा, इन 3 का टोटल करें 2258, ऐसा ही है। बाकी नॉन रिपोर्टेबल का ऑलरेडी हम ले चुके हैं 474, मानते सर। फिर आए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, रिपोर्टेबल के टोटल करें 3, 63, 57, 12, 132, 39 सर। फिर आ गया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट 111, 35। फिर एसेट्स कितने 242, लाइबिलिटीज 895, 202। सर क्या मैं यहां तक क्लियर हूं? अब कुछ मासूमाना और आसान सी चीज है सर। इसने हमें बता दिया पैराग्राफ में जो अभी हमने पढ़ा, जो है इसमें भी जो बच्चे रिकॉर्डिंग लेंगे सर उनके लिए, कि अगर आपको हैंडआउट्स वगैरह चाहिए तो इस पे आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप। सर अब ये कह रहा है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड KTL's head office expenses amounting to rupees 75 million which have not been allocated to any। सर इसने कहा 75 मिलियन के वो एक्सपेंसेस हैं जो किसी भी सेगमेंट को एलोकेट, हमने कहा इसको यहां पर ऐड कर देंगे तो इसका मतलब है अब हमारे पास जो फिगर आएगी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की वो टाई हो जाएगी। सही है। अब सबकी तवज्जो इधर आ, कॉपी कोई नहीं करेगा। सर फिर कह रहा है एसेट्स भी हैं। फर्दरमोर एसेट्स एंड लायबिलिटीज अमाउंटिंग टू रुपीज 150 मिलियन एंड सर 150 मिलियन हमने कहा एसेट्स में ऐड कर दूंगा, लायबिलिटीज में 27, मानते हो? सर यहां पर 3 चीजें आ गई। अब मैं आपकी फिर कॉमन सेंस, देखिए कॉमन सेंस, ये यहां तक तो जो ना इजी मार्क्स थे इस सवाल में, अब आपकी कॉमन सेंस आएगी। सर एक चीज यहां पर मिसिंग है। नहीं, वो अलग कॉलम है। इस लाइन में, इस कॉलम में एक चीज मिसिंग है, वो क्या है?
कॉमन सेंस। सर ये प्रॉफिट में से भी 75 लेस होगा। क्यों भाई? जब तुमने एक्सपेंस बढ़ा दिए, देखो ना ये सारी चीजें सेगमेंट की हैं और ये हेड ऑफिस की, समझो ये किसकी है? हेड ऑफिस की। अब तुम्हें यहां पर टोटल में चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फिगर। तो भाई अगर यहां तक तुमने एक्सपेंसेस बढ़ाए हैं, एक्सपेंसेस जब बढ़ेंगे तो प्रॉफिट भी तो कम होगा। अब अगर तुम ये इन दोनों को प्लस करोगे तो ये सिर्फ सेगमेंट के प्रॉफिट आ गया। इसमें अभी हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस माइनस, जब हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस माइनस हो जाएंगे तो 75 तभी जाके बनेगा ना कंपनी का प्रॉफिट। तो इसीलिए हमने कहा यहां पर हमने ये माइनस कर दिया। क्या मैं क्लियर हूं सर? 75 एक्सपेंसेस में ऐड कर लेंगे, हेड ऑफिस का है, और प्रॉफिट में से इन दोनों एडजस्टमेंट के बाद हमने कहा अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रॉफिट बनने जा रहा है और एक्सपेंस। अब आते हैं सर एक और चीज जी। कौन? किसका? हेड ऑफिस का, ट्रेजरी वगैरह का। तो फिर उसको चेक करते कि हम क्या है। अब इधर सुनना सर, एक हमने इंटरनल सेल्स भी तो की है, मानते हो? कौन सी? पॉलिस्टर सोडा 38। क्या वो कंपनी की सेल्स है? लेकिन इन दोनों में इसमें शामिल है ना रेवेन्यू में। 2258 में ये 38 शामिल है। सही है सर? ठीक है। अब सर इस 38 का इंपैक्ट एक और जगह जाएगा। वो कौन सी जगह है? प्रॉफिट में। क्यों जाएगा? क्योंकि सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ये जो 1117 है, इसके अंदर ये जो 38 की तुमने इंट्रा ग्रुप सेल्स की है वो भी शामिल है। उसके ऊपर तुमने प्रॉफिट भी तो बुक किया है। कैसे पता? उसने दिया हुआ है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अगर सवाल में पढ़ो मेरा बच्चा गौर से, तो वो क्या कह रहा है? 30% मतलब ग्रॉस प्रॉफिट पे बेचा है। इसका मतलब ये है कि सर ये जो 38 की सेल्स की, ये 38 की ये सेल्स तो है, इसके ऊपर प्रॉफिट कितना है? 30%। वो कितना आया? 11 कर दें। 11 का प्रॉफिट भी 1117 में जो केमिकल का प्रॉफिट है 1117, इसमें 11 का वो प्रॉफिट शामिल है जो उसने एक अपने ही डिपार्टमेंट से कमाया है। सही है सर? क्या वो कंपनी का प्रॉफिट है? नहीं। तो अब हम क्या करेंगे? -11। सही है? प्रॉफिट में से हमने 11 भी माइनस कर दिए। बस सर हो गया। आप टोटल करें, ये कितना हुआ? 2694, 2 से 246, 1066, 1605, 11। बस सर ये डिस्क्लोजर आपका हो गया। क्विकली समराइज कराऊं। पासिंग मार्क्स रेवेन्यू रिपोर्टेबल का उठा के डालो पहले वाले डिस्क्लोजर से, नॉन रिपोर्टेबल का डाल दोगे। इसके बाद वो चीजें जो कहीं शामिल, उसको अदर एडजस्टमेंट में 75 का एक्सपेंस, 127। फिर आपने कहा जब एक्सपेंस आ रहा है तो इससे प्रॉफिट भी कम होगा, क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? ये जो टोटल वाला कॉलम है ये किससे टाई कर जाए? बैलेंस शीट और पीएनएल जो कंपनी की बनेगी। आपने टोटल वाला कॉलम लिया 2694, 246। ये सर ये 38 और 11 क्या है? ये हमने कहा सर 38 इंट्रा ग्रुप सेल्स है, और ये इंट्रा ग्रुप सेल्स के ऊपर जो ये 11 का प्रॉफिट है जो केमिकल के 1117 के अंदर शामिल है, इसको हमने कर दिया लेस। तो हमारे पास टोटल बन गया 1124। ये कॉपी कर ले। नहीं, क्योंकि एक्सपेंस तो कंपनी का जेन्युइन एक्सपेंस है ना। 70% वो तो रिकॉर्ड सही हुआ है। 70% जेन्युइन एक्सपेंस है ना, वो तो बुक हो गया। सही है केमिकल्स का। हाँ नहीं, मैं तुझे 30 रुपए की चीज 40 रुपए में दूं तो 30 रुपए तो मैंने वाकई में खर्चा किया है ना, वो तो जेन्युइन खर्चा है ना, उसको रिवर्स थोड़ी करूंगा। 10 रुपए जो मैंने कमाया है वो रिवर्स कर दूंगा। किसकी? हाँ तो मेरा बच्चा क्या बेटा, एडमिन वगैरह सब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में शामिल है। अब सुनिएगा, आईकेप ने फाइनल अकाउंट्स का सवाल दिया था मेरे ख्याल में 19 नंबर का। उसका एक पार्ट
उसमें बीच में डाल दिया ये ऑपरेटिंग सेगमेंट का डेटा है डिस्क्लोजर, उसके 8 नंबर थे, लेकिन आईकेप ने एक बहुत आसानी की थी आपके लिए। पूछे क्या सर? आईकेप ने एडजस्टमेंट्स वगैरह कोई ज्यादा नहीं दी थी, उसने सिर्फ और सिर्फ ये आपका एलिमिनेशन वाला कॉलम है ना, रेवेन्यू इंट्रा ग्रुप और उसकी जो है प्रॉफिट, वो दिया था। अशद बेटा देखिए 11 का प्रॉफिट है, कंपनी ने 27 की चीजें एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट को 38 में बेची। जब आप रेवेन्यू हटा रहे हो 38 का, तो 11 का प्रॉफिट भी हटाओगे कि ये भी वो प्रॉफिट है जो एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट से कमाया है और अपने पास बुक किया है केमिकल्स का। आपके भाई ने आपको 30 रुपए की चीज अगर एक 40 में बेच दी और आपने वो 40 की चीज बेच दी आगे 50 में, घर का प्रॉफिट 10 रुपए ही है, 11 रुपए तो भाई का प्रॉफिट है, सही है, जो एक भाई ने कमाया और दूसरे भाई ने गंवाया है। ये चीज हम इंशाल्लाह कंसोलिडेशन में भी पढ़ेंगे। सर इतना आसान है क्या ये? बस ये आपने कॉन्सेप्चुअली पूरा कर लिया, नहीं कोई ब्रेक। लेकिन आप लोगों को एक और चीज की तरफ लेकर आएंगे जिससे आपको डर लगता है, जज्बात का इजहार। जज्बात तो बहुत होते हैं, सही मौके पे इजहार नहीं कर पाते हैं ना। ये सब चीजें आप हजरात को सिर्फ सीखनी है। ऑडिट फर्म में भी बहुत, आप याद रखें, अगर अच्छा ऑडिटर बनना है, ये कॉपी भी कर दे साथ, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से बंदे की किसके साथ ऑफिस के अंदर बनती नहीं है। सर क्यों, ऐसा क्यों पता होना चाहिए? अगर आपको ये पता होगा तभी सर आप जो है डेटा निकलवा सकते हैं। देखें एक बात याद रखें, क्लाइंट बहुत तेज होता है, ऐसा पाकिस्तान भर में कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो बिल्कुल सब काम सही करती हो। यूनिलीवर बहुत बड़ी मल्टीनेशनल है, आप यूनिलीवर के कभी एक्सपेंस के लेजर्स खोलेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे कि भाई ये चल क्या रहा है। सही है, एक्सपेंस कम भी बुक हुए में, रिवर्सल इंट्रा भी सब। अब ये चीजें आपको एक तो खुद ढूंढनी पड़ेगी, उसमें मेहनत है। दूसरा, अगर आप स्मार्ट हैं तो आप, मैं स्मोकिंग नहीं करता, लेकिन मैं एक क्लाइंट पे गया, क्लाइंट का नाम नहीं लूंगा, उस क्लाइंट पे मुझे पता चल गया, मतलब आप फाइनेंस के लोगों के साथ बैठे होते हैं, मेरे एक सेल्स का बंदा आता था और फाइनेंस के एक बंदे को हमेशा आके सुना के जाए, जो मेन बंदा था, कहीं नहीं ताने मार के जाए कि अभी तुमसे तो ये भी नहीं होता, वो भी नहीं होता। मैं समझ गया कि इन दोनों के आपस में, अब हमें पता था फाइनेंस वाले का पॉइंट हम निकालेंगे और हम आगे अगर फर्म में उसको प्रेजेंट करेंगे तो पार्टनर के सामने और मैनेजर के सामने हमारी वाह कि यार इसने एक ऐसा पॉइंट निकाल दिया। अब फाइनेंस वाला बहुत तेज, वो ऐसे कोई हमें दे नहीं, तो हमने कहा घर का भेदी लंका आए। फिर हम सेल्स वाले बंदे को मैंने नोट किया, असर की नमाज के बाद हम निकलते थे, मैंने देखा वो सिगरेट पीता था। तो मुझे ये बात पता थी कि दो औकात में इंसान जो है अक्सर वो बातें कह जाता है जो कहनी नहीं होती, एक तो सिगरेट पीते हुए और एक रात के 12 बजे के बाद। तो मैंने वैसे मैं सिगरेट पीता नहीं था बचपन में, जाहिर सी बात है शौक किया, जो नहीं पहली दफा एडवेंचर करना होता है, पहले वो किया हुआ था। मैंने भाई उसके पास जाके सिगरेट विगरेट पीना शुरू कर दी। टीम परेशान कर क्या रहा है, सही है, पर मैंने कहा असर के बाद वो भाई 2-3 दफा सिगरेट पे दोस्ती, जो याद है जो सुट्टे की दोस्ती होती है ना, वो बहुत पायदार होती है, सही है, सुट्टेबाज लोग बता सकते हैं। तो सर फिर मैंने उसके बाद सिगरेट पीना शुरू की, आहिस्ता ऐसे, फिर मैंने उसको पिन किया। मैंने कहा यार ये तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो, लेकिन कि तुम लोग काम वाम भी आते, तुझे अभी 2 महीने पहले एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का उसको अवार्ड, यार फाइनेंस में किसी को ऐसा वैसा नहीं मिलता क्या? बस मैंने इतना कहा यार तुझे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ मिल रहा है, सेल्स को मिल रहा है, बाकी आईटी को फाइनेंस में नहीं मिलता। पिन किया, उसने बोला फाइनेंस वालों को काम आता हो तो मिलेगा ना। तो मैंने कहा अच्छा काम वाम नहीं आता? बोलता है नहीं। फिर मैंने कहा हाँ यार लगता तो हमें भी है कि इन्होंने ना बहुत सारे अजीब अजीब काम किए में, एंट्रियां सही नहीं, ये वो। उसने बनाना शुरू कर दिया भाई, उसने बताने ने, भाई उस लेजर में जा और देख ये अमाउंट है ना, ये क्या है इसकी सपोर्ट निकल, वाह, मतलब सेल्स का बंदा बता रहा है उस लेजर में जा और उसकी सपोर्ट निकलवा, सपोर्ट ही नहीं है। और हमने सर वाकई में ये सब काम करना शुरू किए
पता चला कि सर वहां पर वेंडर्स को डुप्लीकेट पेमेंट्स भी हुई थी। सही है, मतलब एक चीज मंगवाई 140 की, पेमेंट एक दफा ही होनी चाहिए, 2 दफा हो गई। कितनी दफा हो गई? 2 दफा पेमेंट हो गई। मतलब ये उसने हमें राय बताई कि इस अकाउंट को जाके देख, इसको देख, ये फलाना वाला वेंडर है ना, वो मैनेजर फाइनेंस की पुप्पो का लड़का है, ये फलाना वाला है ये। अब आप देखें सर, ये इंटरनल पॉलिटिक्स, उससे हमने सारे पॉइंट्स निकलवाए। तो वहां से मैंने कहा कि यार आपको एज एन ऑडिटर ये टेक्निक्स और ट्रिक्स आनी चाहिए कि जिससे आप डेटा निकलवा सकें। कभी कभी मुझे टेनिस में कोई शौक नहीं है, मुझे टेनिस देखने का और कोई शौक नहीं है, लेकिन एक क्लाइंट पे हमने देखा मैनेजर फाइनेंस जो है ना, बड़गड़ बच्चा है, उसको टेनिस फुटबॉल वगैरह इनका बड़ा शौक है। उस टाइम पे ये चल रहा था विंबलडन वगैरह, उसकी थोड़ी सी रिसर्च की, उससे जाके पहले टेनिस में। जब इस किस्म की आप बातें करते हैं ना तो उसको लगता है कि यार ये अपने साथ का है, सही है। और फिर वहां पर मैनेजर फाइनेंस जो था उसको जब, क्योंकि आपको डेटा निकलवाना होता है ना टाइमली, वो डेटा नहीं देता, उससे जब दोस्ती हो जाती है ना फिर वो आपको दे देता है ये डेटा। तो ये तमाम चीजें सर कॉर्पोरेट में आप लोग जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको पता चलेगा क्या क्या गुल नहीं खिलाए जाते। अभी एक रिसेंट मुझे फ्रॉड पता चला, ये चीजें भी जरूरी इसलिए बता रहा हूं। एक पाकिस्तान में रिसेंट इसी साल 11, अबे हैस्कोल वगैरह तो सामने आ जाते हैं ना, एक सीमेंट कंपनी में 3 बीकॉम पास लोगों ने 11 करोड़ का चूना लगाया ओवर दी 2 इयर्स, और इस साल फारिग होने से पहले चले गए भाई। अब आप सुनिएगा सर कैसे लगाया। भाई कंपनी में क्या होता है, कंपनी में तो जो चेक्स होते हैं वो कौन साइन करता है? डायरेक्टर्स साइन करते हैं। अब डायरेक्टर्स की अच्छी प्रैक्टिस ये होती है, आप लोग इंशाल्लाह ऑडिट में भी पढ़ेंगे, कि वो चेक भी साइन करें, उसके नीचे जो वाउचर होता है कंपनी में इंटरनल बनता है कि भाई ये खर्चा आया था, इस हेड में जा रहा है, और पीछे जो सपोर्ट होती है सप्लायर का बिल होता है वो भी साइन करे। लेकिन डायरेक्टर्स की सुस्ती, वो ये दोनों चीजें सिर्फ चेक साइन करते थे। एक बीकॉम का बंदा था, देखो अब ये अल्लाह ने देखो स्किल्स दी है, सही है। अब आदमी का तेज होना किसी क्वालिफिकेशन पे, उसने देख लिया कि यार ये वाउचर पे साइन नहीं कर रहे और ये बिल पे भी साइन नहीं कर रहे। उसने वेंडर्स को ढूंढा जिनकी पेमेंट्स मुस्तकिल बहुत ज्यादा होती थी, जैसे कि बशीर एंड कंपनी, सपोज करो। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर एक लोचा ये है कि लोग अपनी कंपनी को ट्रेडमार्क नहीं करवाते। बशीर एंड कंपनी एक दफा ट्रेडमार्क हो जाए ना तो फिर सही है, अगर वो ट्रेडमार्क नहीं होता ये नाम ना, तो उस नाम से कोई और भी बिजनेस कर लेता है। उसने पहले देखा यार 5 वेंडर्स निकाले, 5 भी नहीं बल्कि 10, जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाया हुआ। उसने सेम नाम के बैंक अकाउंट खुलवा लिए, सेम नाम के बैंक अकाउंट्स खुलवा लिए। एओपी मतलब कंपनी में नहीं होता, एओपी में हो जाता है। एओपी के बैंक अकाउंट्स खुलाए बशीर एंड कंपनी या बशीर एंड सन्स वगैरह जो भी थे। अब उसने देखा जो पुरानी पेमेंट्स ऑलरेडी बशीर एंड कंपनी के हो चुकी है ना, उनके वाउचर बनाए और बिल उठाए, उनकी वापस पेमेंट है। हर महीने में 20-20 लाख, अब सीमेंट कंपनी थी, महीने की पेमेंट्स करोड़ों की होती है। उसने 20 में 20-20 लाख का, 30-30 लाख का ये काम, मतलब चेक प्रॉपर डायरेक्टर साइन कर रहा है। डायरेक्टर बोला अच्छा बिल भी है, सब कुछ है, वाउचर भी है। डायरेक्टर ने इतना देखा नहीं, साइन उसको किया नहीं, क्योंकि पहले भी उस पर अगर वो पहले साइन कर देता ना, आप सोचें, तो उसको पता होता कि भाई ये साइन हुई हुई है मेरी और दूसरे की, दोनों साइन नहीं कर रहे। उसने वही चेक बनवाया, अपने साथ इंटरनल ऑडिट वाले को लिया, टैक्स वाले को लिया। उसने कहा देख भाई ये स्कीम है, 11 करोड़ 2 साल में चूना लगवाया, जो पेमेंट्स हो चुकी थी वापस उनकी पेमेंट करवाई। इतनी सी गफलत के साइन, यूजुअली अच्छी जगहों पे ना बिल के ऊपर पेड लिख दिया जाता है, स्टैंप मार दिया जाता है। उसको पता था यहां पर ऐसा, और 11 करोड़ रुपए निकाल आए, और तीनों गायब। मतलब तीनों ने 1-1 महीने के गैप से रिजाइन दिया, जब उनको लगा ना इतना कमा लिया। अब पता ऐसे चला 6 महीने के बाद जब वो चले गए
और अच्छा, क्योंकि देखो फाइनेंस वाला था, बैंक रिकॉर्ड्स भी खुद टाइप कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। जब वो चले गए उसके बाद किसी और ने रिकॉर्ड बनाना शुरू की, चीजें चेक की, अगर कैश का बैलेंस जो है ना आर्टिफिशियली टाई हुआ है, होता नहीं, हो नहीं बड़ा, जो कैश आउट हो रहा है, इतने तो खर्चे नहीं है वो। फिर ऑडिटर आ गए, ऑडिटर्स के साथ बैठे, तो ऑडिटर्स ने कहा, देखा उन्होंने, तो पता चला भाई ये तो 11 करोड़ और तीनों गायब। कंपनी में अब घर के एड्रेस चेंज, सब कुछ चेंज है ना सर। तो उसमें एक मेरा दोस्त ही वहां पर, वो बता रहा था, बोला था यार उसमें जो मेन बंदा था ना, उसके ऊपर मुझे शक हुआ था, क्योंकि मुझे पता था उसकी तनख्वाह 50,000 की थी और उसने नई गाड़ियां निकाल रहा था यार। उसने मतलब 6 महीने पहले एक निकाली, हम पूछते, बोलता भाई भाई का काम है। तो देखो एक बात ये भी एक हिंट होती है कंपनी में, कहीं भी आप हो, कि एक बंदा जिसकी तनख्वाह आपको पता होता है अगर लिमिटेड है और उसकी अय्याशियां बहुत होती हैं, तो चेक करो, या तो खानदानी अमीर है, खानदानी अमीर नहीं है तो कोई और सोर्स ऑफ इन्फो वो है, वो भी नहीं है तो वो कुछ है। चले सर, तो बेसिकली अब ये सब चीजें आप लोग ही जो है ना आइडेंटिफाई करेंगे। बड़े आगे मेरा बच्चा नहीं सर, आ जाए। अब मेरा बच्चा आगे बढ़ेंगे। इस सवाल का लर्निंग आउटकम 75% रूल और लास्ट डे रिवीजन लिख लिया। अब सर आगे बढ़ूंगा मैं। अब आप लोगों में से कितनों को ऐसा लगता है कि एसीसीए तो एकदम हल्का है, तो हल्के एसीसीए में कोई मसला ही? कितने लोगों को ऐसा लगता है? तुम लोग एसीसीए को बहुत हल्का हल्का समझते हो, उनके भी जज्बात हैं। छोड़ यार इसको। चले सर, आ जाए। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास नजर आ रहा है आपको एसीसीए का? क्वेश्चन नंबर 7 के पास लिखा हुआ है एसीसीए। चले सर, अब ये एक एसीसीए का सवाल है। पेज नंबर है मेरा बच्चा आप लोगों के पास 6। हाँ, अब सर आ रहा हूं, XYZ वाला एक सवाल है और इस सवाल को हम सब पढ़ेंगे। और पहली मर्तबा जब पढ़ेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप में से किसी को समझ में नहीं आएगा कहना क्या चाह रहा है, फिर पढ़ेंगे तो आएगा। सर कह रहा है XYZ a public company is a pharmaceutical company that is seeking advice on several financial reporting issues. XYZ produces and sells its range of drugs through 3 separate divisions. In addition, there are 2 laboratories which carry out research and development activities. In the first of these laboratories, the R&D activities funded internally and centrally for each of 3 cell divisions. It does not carry out research and development activities for other entities. इसने कहा औरों के लिए हम ये काम नहीं करते। First lab. Each of 3 division is given a budget allocation which it uses to purchase research and development activities from lab. Lab is directly accountable to the division heads for this expenditure. The second lab performs contract investigation activities for other laboratories and pharmaceutical companies. This lab earns 75% of its revenue from external customers, and these external customers represents 18% of the organization's total revenue. Performance of the second lab activities and of 3 separate divisions is regularly reviewed by Chief Operating Decision. In addition to the heads of division, there is a head of the second lab. The head of the second lab is directly accountable to the CODM, and they discuss the operating activities, allocation of resources, and financial results of the lab. XYZ is uncertain
as to whether research and development lab should be reported as two separate segments under IFRS 8 and would like advice on this issue. अब आओ ACCA को आसान बोलने वालों। पहली वाली नहीं है, दूसरी वाली पढ़े एक दफा फिर से सर। अब देखें सर, ये एडवाइस वाला सवाल है। एडवाइस वाले सवाल के अंदर मेरा बच्चा क्या होता है? लिखना है जज्बात का। तो जरा एक दफा सब पढ़े और फिर मुझे बताएं कि सर वाकई में क्या पहली वाली नहीं है, दूसरी वाली है, या दोनों है, क्या है? सर देखें, लैब 1 3 डिविजन्स को, डिवीजन 1 2 और 3 को बेच रही है, ऐसा ही है सर? क्या ये ऑपरेटिंग सेगमेंट होने के लिए जरूरी है कि सारी सेल्स एक्सटर्नल हो? नहीं। सही है सर, वो इस किस्म की तो कोई बात ही, बोलता है सलाहियत तो कमाने की, अब इंटरनली कमाओ या वो यहां पर नहीं है। उसने कहा भाई, हमने कहा पहला कंडीशन तो है। दूसरा अल्फाज से लग रहा है डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी है, लेकिन सर इसने हमें एक बात वाज़ेह अल्फाज में कही कि क्या कहा इसने? कहा CODM के बारे में एक बात कही। क्या इसने कहा है कि जो है इन दीज रिपोर्ट सब कुछ कह दिया, पर इसने कहा द परफॉर्मेंस ऑफ, ये मैं पढ़ रहा हूं सेकंड लास्ट पैराग्राफ, द परफॉर्मेंस ऑफ सेकंड लैब्स एक्टिविटीज एंड ऑफ 3 सेपरेट डिवीजन इज रेगुलरली रिव्यूड बाय, इसका मतलब है फर्स्ट वाली को CODM रिव्यू नहीं करता। सर ये पॉइंट है जिसकी वजह से हमने कहा ऑपरेटिंग सेगमेंट ही। अब सर अगर एक चीज ऑपरेटिंग सेगमेंट ही नहीं है तो क्या वो रिपोर्टेबल हो सकती है? नहीं सर, वो रिपोर्टेबल ही नहीं हो सकती है ना सर। सर हमने कहा एक लड़का है फिर ही वो बड़ा होकर आदमी बनेगा, है ना सर? अगर कोई लड़का है ही नहीं तो क्या वो आदमी बन सकता है? तो सर हमने कहा ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं हो तो रिपोर्टेबल नहीं हो गया, ऐसा ही है सर। CA में तुमने AFC पास किया नहीं तो क्वालिफाई हो सकते हो? नहीं सर, अगर आपका AFC पास नहीं है मतलब PRC अब जो गया है, तो हमने कहा सर वो एग्जाम तो आपने पहले पास कर लिया ना, समझ रहे? किसी वे मतलब कहीं ना कहीं तो कुछ पास किया है ना भाई उसने, सही है। तो सर ये बात दिमाग में रखनी है कि पहले रिपोर्टेबल सेगमेंट बनने के लिए ऑपरेटिंग सेगमेंट होना जरूरी है। अब सुनना, 8 नंबर का सवाल है। एग्जामिनर इस किस्म के सवालों में कहता है 2 तरह के हमें आंसर मिलते हैं। पहला आंसर बहुत लंबी की हुई है, पूरा सवाल छापा हुआ है, पहली लेबोरेटरी है, तीनों को बेचती है, ये वो। वहां पर वो कहता है मैं अक्षय कुमार की तरह कहूंगा कि हाँ मालूम है, तो उसने कहा वो ये बोला। दूसरा, कुछ बच्चों ने डायरेक्ट आंसर लैब 1 नहीं है और लैब 2, भाई वजह तो बता, सही है। तो आपको मिड सोल्यूशन पे जाना है। देखें सर, ICAP मैं आपको बता दूं, फिर बार बार मैं बच्चों को कहता हूं ICAP को समझोगे पास हो जाओगे इंशाल्लाह से आराम से। ICAP टाइम में तुम्हें फंसाएगा कि लंबी करेगा, मैं खुश हूं ये लंबी करे, और ये बाकायदा भाई कहता है कि बच्चों को सिखाओ ना कि एक टाइम रखा हुआ है ना इस सवाल का, उसमें होता है तो, नहीं हो तो आगे बढ़े। अब वो ये नहीं समझता कि आपका दिल कभी नहीं चाहता कि एक सवाल आपको आ रहा है फिर भी टाइम पूरा होने पे आप छोड़ दें। है कोई ऐसा जिसने आज तक एक सवाल आ रहा हो और टाइम पूरा होने पे छोड़ दिया उसको? नहीं, सही है। तो सर अब सुने, इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे? पहले हेडिंग डालेंगे लैब 1, पहले हेडिंग डालेंगे लैब 1, और लैब 1 की हेडिंग में आपने सिर्फ जो रेलिवेंट पॉइंट है वो लिखना है। मेरा बच्चा बार बार कह रहा हूं ये चीजें सिर्फ यहां पर सीखो, अप्लाई बाकी भी सिनेरियो बेस्ड ऑडिट वगैरह में, लॉ वगैरह में करो कि सर चीजों को, अल्फाज को कॉम्प्रिहेंसिव करना सीखे, कंसाइज, लंबी डिटेल नहीं करनी। अब लैब 1 की देखें मैं किस तरीके से लिखा रहा हूं। वन ऑफ द कंडीशन for being classified
one of the condition for being classified as operating segment is regular review by CODM. Is regular review by CODM. पहले आपने क्या कर दिया, कानून बता दिया, लॉ बता दिया कि एक कंडीशन है, सही है। अब उस लॉ का आपने अप्लाई किस पे करना है, इस केस पे। सिंस रिजल्ट, फुल स्टॉप के बाद, सिंस रिजल्ट्स ऑफ lab 1, since results of lab 1 are not regularly reviewed by CODM, since results of lab 1 are not regularly reviewed by CODM, hence lab 1 is not a operating segment, hence lab 1 is not a operating segment, therefore will not be reported separately. Full stop. Therefore will not be reported separately. अब हेडिंग डालेंगे लैब 2। अच्छा, एग्जामिनर कहता है कभी कभी बच्चे इतने जज्बाती होते हैं, लैब 1 पे कहानी खत्म कर दी, सही है। आपने प्रॉपर पेपर में दिमाग को हाजिर रखना है। अब लैब 2 की हेडिंग डालेंगे, लैब 2 की हेडिंग डाल दी आप लोगों ने, फिर लिखेंगे लैब 2 meets the criteria for being classified as operating segment Lab 2 meets the criteria for being classified as operating segment because its results are regularly reviewed by CODM, comma, it is earning revenue and incurring expenditures and आगे लिखेंगे and in the absence of information, अब ये वर्ड भी बहुत जरूरी है, and in the absence of information it is assumed that discrete financial information is also available, and in the absence of information it is assumed that discrete financial information is also available। देखिए सर, दो बातें तो इसने हमें बता दी। पहली बात इसने हमें बता दी CODM इसको रेगुलरली रिव्यू करता है, वो हमने लिखा। कहा इसका एक्सटर्नल रेवेन्यू है, वो भी हमने लिख दिया। तीसरी चीज नहीं बताई, लेकिन हमने कहा अजम्पशन जा रही है सेफ साइड पे, हमने क्या कर दिया, इट इज अज्यूम दैट डिस्क्रीट फंक्शन। अब आप इसके बाद लिखेंगे, ये तो आपने कर दिया कि ऑपरेटिंग सेगमेंट है, अगले पैराग्राफ से लिखेंगे ये आपने ऑपरेटिंग सेगमेंट बता दिया। आप क्या चीज साबित करेंगे, रिपोर्टेबल सेगमेंट है, या लिखेंगे
सिंस एक्सटर्नल रेवेन्यू ऑफ लैब 2, ये भी सवाल में गिवन है, सिंस एक्सटर्नल रेवेन्यू ऑफ लैब 2 represents 18% of organization's total revenue. Since external revenue of lab 2 represents 18% of the organization's total revenue, hence it is also a reportable segment. Hence it is also a reportable segment. सर ये रिपोर्टेबल सेगमेंट भी फिर होगा। चले सर, क्या मैं यहां तक क्लियर हूं? नहीं, बस ब्रेक नहीं, एमसीक्यूज करेंगे, कुछ थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे फिर ऑफ कर देंगे, टेंशन ना लें बस। चले सर, इस दफा मैंने कोशिश की क्लासों को बनाए बगैर ब्रेक के और नमाजों के ब्रेक के टाइम तक आपको कर दें ऑफ, है ना सर, ताकि आपकी जिंदगी हो जाए गुलजार। सर अब आएंगे और सबकी तवज्जो इधर हैंडआउट पे होगी। आपको स्टैंडर्ड ने अब बड़े गौर से सुनना, अभी हम स्टैंडर्ड की थ्योरी भी पढ़ेंगे, उससे पहले सुनना। स्टैंडर्ड कहता है कि भाई वो चीज शो करोगे शेयर होल्डर को डिस्क्लोजर में जो तुम सीओडीएम को शो करते हो, ठीक है। अब इसको आपकी अंग्रेजी भी टेस्ट करनी है। ये एमसीक्यू भी एसीसी का, आईसीडब्ल्यू में से किसी एक का है। एमसीक्यू नंबर 4 पे आ जाएंगे, पेज नंबर 10 पे। एमसीक्यू नंबर 4। अभी आपके अंग्रेजी टेस्ट कर रहा है, यकीन माने कुछ और इसका मकसद नहीं है। Adjustments and eliminations made in preparing an entity's financial statements and allocations of revenues, expenses, and gains or losses shall be included in determining reported segment profit or loss dash. They are included in the measure of segments profit or loss that is used by CODM. अब इसने कहा है भैया क्या आएगा, अनलेस, ओनली इफ, रिगार्डलेस ऑफ द इफेक्ट, इवन इफ। क्या कहती है आपकी अंग्रेजी? भाई बोला सीओडीएम को जो बताते हो वही इसको बताना है शेयर होल्डर को, उससे ज्यादा नहीं बताना। तो क्या आएगा? ओनली इफ। क्या आएगा? ओनली इफ। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं? अब सर आगे आएंगे। FAR 1 तो अभी आप लोगों ने पढ़ा है ना। देखिए मैंने कहा था FAR 1 की चीजें जहां जहां जो बनेंगी वहां मैं कराते जाऊंगा। इम्पेयरमेंट याद है? इम्पेयरमेंट वन वर्ड में क्या सब बताया था, क्या होता है? एसेट की बेनिफिट देने की सलाहियत में। ये एसी केनिस की बुक में 45,000 का आ रहा है, आप बेचेंगे 35 का बिकेगा। आपने कहा अगर इस्तेमाल करूंगा तो 40 का बेनिफिट देगा, तो ये एसी कभी भी आपको पूरा बेनिफिट 45 का तो दे ही नहीं सकता, मैक्सिमम कितने का देगा? 40 का। तो 5,000 से क्या हो गया? एसेट इम्पेयर हो गया। तो इम्पेयरमेंट क्या होती है? एसेट की। सर इम्पेयरमेंट होती कब है? जब कैरिंग अमाउंट किससे ज्यादा होती है? सर जब कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन recoverable amount. Carrying amount is greater than recoverable amount, और recoverable amount क्या होता है? Higher of
फेयर वैल्यू लेस एंड वैल्यू इन यूज, ऐसा ही है सर। ये कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ा रहे हैं सर? इंपेयरमेंट हो सकती है, सेगमेंट वाइज भी तो हो सकती है ना। तो आए सर, एक छोटा सा एमसीक्यू एसीसीए में हमें मिला, हमने देख लिया है, पढ़ते हैं। आए सर, बड़े आगे कह रहा है एन एंटिटी 6 पे आ जाए पहले। एन एंटिटी X हैज टू रिपोर्टेबल सेगमेंट्स A एंड द कैरिंग अमाउंट ऑफ X नॉन करंट एसेट इज आउट ऑफ विच 500 इज एलोकेटेड टू A एंड द रेस्ट इज एलोकेटेड टू recoverable amount of A's non-current asset is 520 and B is 650. What amount of impairment loss should the entity report on? सर इसने कहा कैरिंग अमाउंट कितनी है 1200 और 500 और 700। अच्छा, आप मुझे मासूमाना सवाल है ये बताएं, इसी एमसीक्यू में इंपेयरमेंट ए हो रहा है या बी हो रहा है? भाई इसने कहा देखें, कैरिंग अमाउंट की अगर बात करें ए बी और टोटल, इसने कहा कैरिंग अमाउंट कितनी है 1200, मानते हो? फिर इसने कहा कि भैया रिकवरेबल अमाउंट इसका बता दिया कितना है 520। इसका मतलब है भैया ये तो इम्पेयर नहीं हो रहा है ना, ये इम्पेयर नहीं हो रहा तो ये तो 500 पे ही रहेगा। इसका हमें नहीं बताया, लेकिन हमें ये बता दिया टोटल कितने का हो गया आपका अमाउंट। इसका हो गया, हमने कहा 50 कितने की इंपेयरमेंट आ रही है? अच्छा बी का भी बता, बी का कितना है 650। तो इसका मतलब है कि सर इसकी इंपेयरमेंट कितने की आ गई 50। तो हमने कहा ए इंपेयर नहीं हो रहा, बी इंपेयर हो रहा है कितने से? तो सर इंपेयरमेंट इसके साथ आ सकता है? हाँ, इस किस्म का आ सकता है कि सेगमेंट वाइज तुम्हें पूछ ले एमसीक्यू में कि बता दो क्या इंपेयरमेंट है और क्या इंपेयरमेंट। 650 है, 650 है। चलिए एमसीक्यू नंबर 5 भी करेंगे। एन एंटिटी एक्स हैज 3 रिपोर्टेबल सेगमेंट्स A, B and revenue for segments A, B and C for the reporting period is 5, 6.5 and 4.5 million respectively. These amount includes 1.3 million of inter-segment revenue from B to A. There is also 2.4 million of other revenues not allocated to any segment. What amount of revenue should X report? बताएं भाई। फाइनल स्टेटमेंट में रिपोर्ट का मतलब ये है कि जो पीएनएल में जाएगा। रिपोर्ट का मतलब है पीएनएल में कितना रेवेन्यू जाएगा 17.1 या 18.4। इसने कहा भाई देखो ए बी सी और एक ऐसा रेवेन्यू है जो कि किसी सेगमेंट का रेवेन्यू नहीं है। चलें सर अब आते हैं हम ए बी और ए का रेवेन्यू कितना है? ये 6 था, ये 5 है ना एमसीक्यू। भाई ए का रेवेन्यू कितना है 5, 6.5 और 4.5। सर इंटर सेगमेंट रेवेन्यू क्या करूंगा कितना है और ऐड क्या कर दूंगा
अदर रेवेन्यू 2 पॉइंट, तो टोटल कितना हो गया भाई? सर ऐसा हो सकता है कि रिपोर्टेबल सेगमेंट्स और उसके अलावा भी कोई रेवेन्यू? बिल्कुल हो सकता है भाई। मैंने कहा ना कि कंपनी ने रेवेन्यू कमा रही है किससे? चर्बी की सेल से, मीट वन, गाय की खाल से, इन सब चीजों से, लेकिन उसकी डिस्क्रीट फंक्शन इंफॉर्मेशन मेंटेन नहीं करती, तो उसको हमने कहा ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं कहेंगे। बट रेवेन्यू तो होगा ना कंपनी का भाई, कि कंपनी रेवेन्यू तो कमा रही है, जनरेट कर रही है। तो इसका सही जवाब क्या है? बीटा। ऐसा ही है। चले सर बढ़े आगे। अच्छा एक थ्योरी पढ़ लेते हैं, आ जाओ थ्योरी पढ़ लेते हैं। थ्योरी, बस ये थ्योरी पढ़ के पक्का ऑफ करेंगे। क्या करोगे ये हार जीत के फैसले सुन के सर? बस बेटा ये आखिरी कुछ थ्योरी है डिस्क्लोजर के बारे में, वो पढ़ेंगे अब। सर देखिए, एक तो हमने डिस्क्लोजर बना लिया, लेकिन डिस्क्लोजर ये मिनिमम हमने जो बनाए, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, यूजुअली होते नहीं है, लेकिन मैं आपको एमसीक्यूज के लिए पढ़वा रहा हूं। एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ डिस्क्लोजर्स आपने पढ़ने हैं। समरी पे आ जाएं, पेज नंबर 2, डिस्क्लोजर वाला सेक्शन नजर आ रहा है। अब सर याद रखें, डिस्क्लोजर में एक बुनियादी बात, स्टैंडर्ड कहता है जो सीओडीएम को बताते हो ना वही बताओ, सही है? उससे कुछ ज्यादा बताने की जरूरत, हाँ कम थोड़ा बहुत हम कर सकते हैं यहां पर, लेकिन ज्यादा नहीं बताना। सीओडीएम को अगर जो चीज नहीं बताते उसको आगे यहां पर भी नहीं बताओ। कह रहा है मेजर डिस्क्लोजर्स इंक्लूड an entity shall report a measure of profit or loss and total for each reportable segment only if, जब ये एमसीक्यू भी आया था, this information is regularly provided to, सर अगर उसको नहीं बताते तो नहीं बताओ। फिर आते हैं other disclosures are required regarding each reportable segment if specific amounts are reported to CODM। ये तो आपने अमाउंट्स के बारे में बता दिया, ये काम करने। अब इसके अलावा भाई आपने एग्रीगेट अगर किसी को किया है, वो किस बेसिस पर किया है, ये सिर्फ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट के तौर पे हम पढ़ रहे हैं। ये पेपर में आपसे नहीं आएगा क्योंकि इसका टेस्टिंग लेवल क्या है, इसके ऊपर मैक्सिमम कितने आ सकते हैं। तो सर अगर 8 मार्क्स के लिए 2 डिस्क्लोजर बना देगा तो भी बहुत है। बाकी के ऊपर अगर ये जाएगा तो आईकेएफ को भी पता है कि यार, लेकिन हाँ एमसीक्यू में दे सकता है कि बताओ इनमें से कौन सी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। तो डिस्क्लोजर वाले कॉलम के ऊपर लिख दो लास्ट डे रीडिंग मटेरियल। आखिरी दिन सिर्फ आपको इसको एक दफा पढ़ लेना है। An entity shall report a measure of profit or loss and total assets for each reportable segment only if judgments made by management for the purpose of aggregation of operating segments। मैनेजमेंट ने क्या जजमेंट्स बनाई हैं भाई? साबुन और शैम्पू की जजमेंट बनाई है कि एक ही तरह का इस्तेमाल है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सेगमेंट्स दैट हैव बीन aggregated, economic indicators considered in determining that segment share। बताओ भाई ये एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इस वजह से मतलब बेसिकली बेसिस बता दो क्यों एग्रीगेट किए। फिर कह रहा है ऑपरेटिंग सेगमेंट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज्ड इज नॉट नेसेसरली आईएफआरएस कंप्लाइंट इंफॉर्मेशन। क्या मतलब भाई? आईएफआरएस कहीं नहीं कहते कि इंटरनल रेवेन्यू भी बताओ, लेकिन यहां पर हमने पहले डिस्क्लोजर में बताए थे इंटरनल सेल्स। तो आईएफआरएस मना करते नहीं, मतलब कहते ही नहीं है, ये बता रहा है। इसीलिए कह रहा है जरूरी नहीं है कि ये बिल्कुल वही हो जो कि तुम आईएफआरएस के हिसाब से बैलेंस शीट पीएनएल बताते हो, इसके अलावा भी हो सकती है। एज इट इज बेस्ड ऑन अमाउंट्स रिपोर्टेड इंटरनली। फिर कह रहा है ऑपरेटिंग सेगमेंट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज्ड
must be reconciled IFRS अमाउंट डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल, जो हमने पढ़ा था, है ना, दूसरा डिस्क्लोजर बनाया। फिर कह रहा है एंटिटी रिपोर्ट्स द फॉलोइंग ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन। ज्योग्राफिकल मतलब क्या है? एरिया। अगर एक कंपनी है जो कि एक शहर से ज्यादा बेचती है पाकिस्तान में ही, अब वो सिंध में भी बेचती है, पंजाब में, तो बोले यार ये सब चीजें भी बताओ अगर अवेलेबल है। क्या? रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर्स बोथ एट्रीब्यूटेड टू एंटिटीज कंट्री ऑफ डोमिसाइल एंड एट्रीब्यूटेड टू ऑल फॉरेन कंट्रीज। आजकल एक खाने पीने की जगह की बड़ी मार्केटिंग चल रही है कि 6 मुल्कों में है, वो कौन सी है? स्टूडेंट बिरयानी, है ना सर। अब सपोज करें स्टूडेंट बिरयानी अगर कंपनी होती तो वो बताती कि पाकिस्तान से इतना रेवेन्यू है, यूएई से इतना है, ऑस्ट्रेलिया से इतना है, सऊदीया से इतना है, अमेरिका से इतना है, ठीक है। फिर नॉन करंट एसेट्स एक्सेप्ट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, IFRS 9 में पढ़ेंगे, डेफर्ड टैक्स, पोस्ट बेनिफिट, ये सब, मतलब जो नॉर्मल पीपी और वगैरह। लोकेटेड बोथ इन एंटिटीज कंट्री ऑफ डोमिसाइल एंड इन फॉरेन। फिर कह रहा है अमाउंट्स रिपोर्टेड आर बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दैट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस दी, मतलब जो भी अमाउंट शो करोगे उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिकंसाइल करना है। अब आखिरी डिस्क्लोजर के ऊपर MCQ बन सकता है, वो कह रहा है an entity provides information about the extent of its reliance on its major customers। आप अगर किसी एक कस्टमर के ऊपर बहुत रिलाई कर रहे हैं तो चीख चीख के बताओ। if revenues from transactions with a single customer amounts to 10% or more of an entity's revenue, the entity discloses that। भाई कहा गया कि कोई ऐसा कस्टमर जिसको तुम 10% से ज्यादा बेच रहे हो, अलग से उसके बारे में बताओ। अब यूनिलीवर की एग्जांपल लो। यूनिलीवर की सेल्स का अगर मैं गलत नहीं तो कम से कम 15% बिक रहा है इम्तियाज को। किसको बिक रहा है? इम्तियाज को। तो यूनिलीवर बताएगा कि इम्तियाज को अपने कहीं के भाई एक मेजर कस्टमर है जिसको हम इतना बेच क्यों बता रहे हैं। सर अकाउंट्स बनते हैं जिसमें हम चाहते हैं ट्रू एंड फेयर व्यू, है ना। ऑडिट जिन्होंने नहीं पढ़ा भी पढ़ेंगे, सब कुछ हो तो भाई शेयर होल्डर को बता दो तेरे पैसे जहां लगे हैं ना, तो उसमें से 10% से ज्यादा तो एक ही बंदे से आ रहा है, ये बंदा या एक ये कस्टमर खत्म तो 10% रेवेन्यू खत्म। इसलिए चले सर अब क्विकली हम समराइज करते हैं। आप लोग चाहें तो अपने जो है बैग वैग पैक कर लें क्विकली। अगली क्लास कब होगी? ट्यूसडे को। कितने बजे? 4 बजे। सही है सर। कल क्लास, वैसे टाइम टेबल क्या है हमारा? 4 दिन। कौन कौन सा? ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। सर क्विकली IFRS 8 listed companies and companies about to be annual and इंटरिम दोनों पे अप्लाई होता है। अगर कंसोलिडेटेड और सिंगल दोनों साथ जा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ सर। फिर हमने कहा ऑपरेटिंग सेगमेंट, कितनी बातें? पहली बात सर हमने कहा कि उसका अंदर एबिलिटी हो कमाने की और खर्च करने की, बेशक अभी कमा ना रहा हो एबिलिटी। दूसरा CODM रेगुलरली। तीसरा डिस्क्रीट। अगर एक भी बात पूरी नहीं तो भाई ऑपरेटिंग सेगमेंट ही। फिर आगे बढ़े, हमने कहा कि सर हमारे पास हमने कहा कि एग्रीगेट कर लो। अगर आपने यूनिलीवर ने कहा भाई अगर ये 3 क्राइटेरिया पर जाए 41 ब्रांड्स, PNG ने कहा 30 ब्रांड, क्या करें? कहा इनको क्या कर दो? एग्रीगेट। अच्छा भाई किस बेसिस पे करें? 5 नेचर सेम हो, प्रोडक्शन प्रोसेस सेम हो, टाइप और क्लास ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। अगर हमने कहा 5 सेम है तो इनका एक हिंट भी दे सकता है, सिमिलर इकोनॉमिक। एग्रीगेट कर लो। यूनिलीवर ने कहा 3 रिपोर्ट कर दे नहीं, क्यों? रिपोर्टेबल सेगमेंट का क्राइटेरिया मीट करवाओ। रिपोर्टेबल के लिए 3 रेवेन्यू क्या होना चाहिए? 10% ऑफ ऑल सेगमेंट। दूसरा 10% और मोर ऑफ ऑल सेगमेंट। तीसरा सम ऑफ प्रॉफिट सम ऑफ लॉस हायर का 10%। अगर ये तीनों भी कर लिया लेकिन फिर भी रिपोर्टेबल सेगमेंट 75% नहीं बन रहे एक्सटर्नल सेल्स का, तो क्या करेंगे? वाइल्ड कार्ड एंट्री। किसी भी एक सेगमेंट को लोगे और उसको ऐड कर दोगे और फिर चेक करोगे 75% बन रहा है
तो ठीक है, अगर नहीं बन रहा तो और, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या है, जिनको रिपोर्टेबल कह रहे हो भाई वो कम से कम 75% होने चाहिए सर, फिर और आगे बढ़े। और हमने डिस्क्लोजर देखा, पहला डिस्क्लोजर सिंपल, रिपोर्टेबल को अलग अलग बताओ, अदर्स को एक साथ बता दो, उनका रेवेन्यू, उनके एक्सपेंसेस, उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एसेट्स और रेवेन्यू को तोड़ के बताओ यहां पर इंटरनल। दूसरे में रिकंसाइल कर दो किसके साथ, दो इजाफी कॉलम, अदर एडजस्टमेंट्स और इंट्रा सेगमेंट। हमने कहा जो रेवेन्यूज एक्सपेंसेस होंगे। हम मिलेंगे इंशाल्लाह ट्यूसडे को, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में। कल एमएफए की पहली क्लास है केएनएस में सर तला की, तो वो टाइम टेबल देख लीजिएगा आप लोग इंशाल्लाह, सर तला शाहिद की। ओके बच्चा, अल्लाह हाफिज।